हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे सितंबर 2015 में पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रश्नों को और इनसे जुड़े हुए कंसेप्ट को जानेंगे जो आपको आगे आने वाले सीटेट एग्जाम में हेल्प करेगा। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। शैशवावस्था की अवधि क्या होता है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, है ना। इन्फेंसी का पीरियड कितना होता है? वर्थ से लेकर के 1 ईयर्स तक, वर्थ टू 2 ईयर्स, या फिर वर्थ टू 3 ईयर्स, या फिर 2 to 3 ईयर्स, है ना। जन्म से लेकर के 1 वर्ष होता है, 2 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, या फिर 2 से 3 वर्ष की अवधि होता है। तो शैशवावस्था आप सभी को पता है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा जो होता है संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है ना। अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर्स इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सा आंसर होगा? प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या फिर सेंसरी मोटर, मतलब संवेदी गति अवस्था होगा, या फिर मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, या फिर पूर्व संक्रियात्मक। तो पियाजे की ये जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसके ये चारों स्टेज का नाम दिया है। तो हम आपको चारों का बता देते हैं। संवेदी गामक अवस्था जो पहली अवस्था है, जिसकी स्टेज का जो आपका पीरियड होता है 0 to 2 वर्ष होता है। इसके बाद जो दूसरी है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 to 7 ईयर्स, है ना। फिर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपका होता है 7 to 11 ईयर्स, और लास्ट में आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से लेकर के 17-18 ईयर्स तक, है ना, एडल्ट तक आपका जाता है। तो ये होता है आपका चारों स्टेज। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, है ना। डेवलपमेंट मतलब विकास जो है कैसे बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सामान्य से जटिल की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर जटिल से कठिन की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य, या फिर साधारण से आसान की ओर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन सही है आपका, सामान्य से विशिष्ट की ओर। मतलब पहले अपने पूरे हैंड को बच्चा क्या करता है? मूव करता है। मतलब एक सामान्य अपने जो है ना जनरल जो है, पहले बच्चा जो है पूरी तरीके से पूरे हैंड को जो है मूव करता है। फिर धीरे धीरे जब उसकी अंगुलियों में सटीकता आ जाती है, गति आ जाती है, तो इस तरीके से जो है अपने हैंड मतलब एक विशिष्ट पार्ट की ओर बच्चा क्या करता है? मूव करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो जब वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मतलब बच्चे का जब हायर पोटेंशियल या फिर जो पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है ना, जो करेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, उससे जब बच्चे को पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस तक ले जाया जाता है ना, असिस्ट कर करके, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सहयोग देना, जिसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। समीपस्थ विकास का एक प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? ZPD जिसको बोलते हैं, है ना। तो जो आपका बच्चा जो खुद से कर सकता है बिना किसी सहायता के, और सहायता देने के बाद जो उसका पोटेंशियल जो लेवल जो प्राप्त होता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है ZPD। वो क्या कहलाता है? ZPD। तो यहाँ पे जो व्यक्ति ऐसा करता है, सहयोग करता है, उसको क्या बोलते हैं? MKO बोलते हैं, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? और सहयोग देना क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। न्यू इन्फॉर्मेशन को क्या करना? न्यू इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, है ना। कोई भी नई जानकारी को अपने स्कीमा में, अपने दिमाग में क्या करना, उसको, है ना, कुछ बदलाव कर करके अपने कंसेप्ट में, उसके बाद जो है उसको एग्जिस्ट कराना, ये क्या प्रक्रिया कहलाता है? एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, या इगोसेंट्रिज्म। क्या कहलाएगा आंसर? अनुकूलन होगा, आत्मसातकरण होगा, समायोजन होगा, या फिर आत्मकेंद्रिता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? समायोजन। ठीक है, जब बिना चेंज किए हुए अब अपने स्कीमा में कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन को जब आप जोड़ते हैं तब वो कहलाता है आपका आत्मसातकरण। और जब आपको अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ बदलाव लाना पड़े, अपने कंसेप्ट में कुछ बदलाव लाना पड़े, और तब आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका? समायोजन, जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? एकोमोडेशन, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज नॉट डैश रैदर देन। मध्य बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष में जो बच्चे होते हैं, 6 से लेकर के 12 वर्ष के बच्चे की भाषा में क्या होता है ना, क्या के बजाय क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है? बच्चे के अहम केंद्रित, सामाजिक केंद्रित होता है, या जिब्बात सामाजिक केंद्रित, या फिर परिपक्व या अपरिपक्व। क्या होगा आंसर? तो यहाँ पे बच्चे का जो है ना मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय क्या होता है? अहम केंद्रित होता है। मतलब बच्चे का जो होता है भाषा वो इकोसेंट्रिक ज़्यादा होता है इन कॉम्पेयर टू सोशलाइज्ड। ठीक है, 6 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, खुद को जो है सेंटर में रख करके सोचते हैं। उनको लगता है कि जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरा मानना है, वही क्या है? सच है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7,
बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल होता है ना? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसको बोलते हैं? जहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जहाँ पे हैंड्स ऑन एक्टिविटी फॉर किड्स, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ शामिल होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। या फिर चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर, बच्चे कोने में बैठते हैं। या फिर लर्निंग इन रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट, रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट जो प्रतिबंधित परिवेश होता है उसमें अधिगम होता है। या फिर एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसमें खेल शामिल नहीं होता है। क्या बाल केंद्रित शिक्षा में ये सब शामिल होता है? बिल्कुल गलत है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, जिसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जो भी आपका हस्तपरक गतिविधियां होता है वो क्या करता है? बच्चों के लिए शामिल करता है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द क्लास टीचर ऑब्जर्व राघव इन हर क्लास प्लेइंग मेलोडियस सेल्फ कंपोज्ड म्यूजिक ऑन हिज कीबोर्ड। द क्लास टीचर थॉट दैट राघव सीम टू बी हाई इन डैश इंटेलिजेंस। कक्षा में अध्यापक जो देखते हैं, क्या देखते हैं? राघव जो है अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया हुआ मधुर संगीत जो है वो क्या कर रहा है? बजा रहा है। तो अध्यापक के विचार से है ना वो कौन से बुद्धि स्तर था? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस आपने थ्योरी देखा होगा है ना, गार्डनर का, हावर्ड गार्डनर ने, जिसमें बताए हैं उन्होंने 9 तरह के बुद्धि के प्रकार के बारे में। तो उसमें से कौन सा एक बुद्धि का प्रकार है ना राघव के पास? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, सांगीतिक बुद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ टीचर कंसीडर बॉयज एज नेचुरली बेटर एट मैथमेटिक्स देन गर्ल्स इट शोज दैट द टीचर इज। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के जो हैं गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो टीचर कैसा है ना? नीति परक है, या फिर लिंग पक्षपाती, या शिक्षाप्रद है, या सही दृष्टिकोण वाला है? कौन सा आंसर होगा? जेंडर बायस है ना। वो ऐसा समझता है कि लड़के जो होते हैं जनरली मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां जो है क्या है वो कमज़ोर होती हैं लड़कों से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्स दैट वी शुड चेंज डैश टू फिट द डैश, है ना। मतलब समावेशी शिक्षा ये मानता है कि हमें किसको किसके अनुरूप बदलना चाहिए? बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदल देना चाहिए, या फिर व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, या फिर परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना चाहिए, या फिर बच्चे को परिवेश के अनुसार बदलना चाहिए? तो कौन सा आंसर होगा? आंसर कौन सा हो जाएगा? सिस्टम को बदलेंगे बच्चे के अनुसार, व्यवस्था को बदलेंगे बच्चे के अनुसार। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करता है आपका कि आप बच्चों को क्या करें? बच्चों को नहीं बदलें, व्यवस्था को बदलें। जो आपका सिस्टम है, जो आपका इन्वायरमेंट है, आप उसको चेंज करें किसके अनुसार? बच्चे के अनुसार। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होता है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका होगा, है ना, कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है टू क्रिएट नॉलेज एंड मेकिंग मीनिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द रोल ऑफ टीचर इज दैट। क्या होना चाहिए? नेगोशिएटर का, कम्युनिकेटर एंड लेक्चर का, या फिर फैसिलिटेटर का, या फिर डायरेक्टर का? किस चीज़ का होना चाहिए फ्रेंड्स? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बच्चे जो होते हैं स्वयं निर्माण कर सकते हैं ज्ञान का, अर्थ का निर्माण कर सकते हैं। और टीचर को कैसा होना चाहिए? एनसीएफ क्या कहता है आपका? फैसिलिटेटर होना चाहिए। मतलब आप एक सुविधादाता बने, आप एक सुगमकर्ता बने, जहाँ पे बच्चों जो परेशानी आ रही है आप उसको दूर करें। ये नहीं कि आप उसका कार्य पूरा कर दें, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे खुद करेंगे, है ना, अपने काम स्वयं कर सकते हैं। और बस आपको क्या करना है? एक पॉजिटिव जो है एक एटीट्यूड विकसित करना है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट विकसित करना है, ताकि बच्चे क्या कर सके? उसमें ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन मतलब प्रतिभाशाली बच्चे की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो नहीं क्वेश्चन वाले पे आप पक्का ध्यान देंगे। जब भी आपको क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा तो आप अंडरलाइन कर देंगे कि नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ढूंढिए आप नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है? हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, है ना, तो ठीक है, होता है। हाई सेल्फ इफिकासी, आत्म क्षमता जो होता है उच्च होता है। या फिर एवरेज मेंटल प्रोसेस होता है, बिलो एवरेज, है ना, औसत से नीचे जो है मानसिक प्रक्रियाएं होती है। या फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम इंसाइटफुली, मतलब अंतर्दृष्टि से समस्याओं का समाधान करना। तो ठीक बात है, बाकी सभी सही है, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन बोल रहा है बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट हैं, उनका IQ बहुत ज़्यादा हाई होता है, लगभग 120 प्लस 110 प्लस होता है। तो यहाँ पे औसत मानसिक प्रक्रिया वो से नीचे उनका जो है नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूछा जा रहा है, पूर्व रूढ़िगत अवस्था, है ना, जो आपका प्री कॉन्वेंशनल लेवल है, उसके अनुसार, है ना, नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ठीक, तो पूर्व परंपरागत अवस्था में बच्चे जब नैतिक निर्णय लेते हैं तो किसके आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं? पहला बोल रहा है पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व्ड, पर्सनल नीड्स एंड डिजायर, या फिर इंडिविजुअल वैल्यूज, या फिर फैमिली एक्सपेक्टेशंस। कौन सी आंसर होगा यहाँ पे? आंसर आपका कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर
संभावित दंड, है ना, व्यक्तिगत इच्छाएं व आवश्यकता। तो ठीक है, आवश्यकता और इच्छा के व्यक्तिगत जो है ना इसी पे डिपेंड करता है, तो पर्सनल नीड्स एंड डिजायर के ऊपर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे। रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड, मतलब शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, है ना, तो विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियाँ उपलब्ध कराएगी, या फिर सोल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान कर देगी। मोस्ट ऑफ द टाइम यूज एल्गोरिथम का अधिकतर ज़्यादा प्रयोग करेगी, कलन विधि का, या फिर प्रोवाइड फैक्ट्स टू स्टूडेंट टू मेमोराइज देम, मतलब उसको फैक्ट्स प्रोवाइड कर देगी विद्यार्थियों को याद करने के लिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख करके शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, मतलब आप अधिक प्रकार के, मतलब विभिन्न प्रकार के अलग अलग अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, जो आपका NCF भी मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, बाल विकास के कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। फिर से नहीं वाला क्वेश्चन है, आपको फिर से नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। ऑल डेवलपमेंट फॉलोज ए सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, है ना, क्रमिकता का सिद्धांत था। नेक्स्ट है ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं विकास के, या फिर ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंट्रैक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस, जो आपका परिपक्वन और अनुभव का अंतःक्रिया का परिणाम होता है विकास, ठीक बात है। या फिर सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, है ना, मतलब ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एंड इक्वल रेट, सभी एक ही समान गति से आगे बढ़ते हैं, नहीं, ये आपका क्या है, रॉन्ग आंसर है, मतलब यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स, कभी भी विकास और अधिगम जो है ना, सभी बच्चों में एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, ठीक, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उसकी अधिगम होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट, आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। असेसमेंट शुड बी एट द एंड ऑफ द सेशन, सबसे लास्ट में कर देंगे, या फिर इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग, मतलब शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित कर देंगे आकलन को, या फिर 2 टाइम्स करेंगे, है ना, ट्वाइस इन एन एकेडमिक सेशन एट द बिगनिंग एंड द एंड, है ना, 2 सत्र में, शिक्षण सत्र में 2 बार कर देंगे, एक शुरू में एक अंत में। या फिर असेसमेंट शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी एंड नॉट बाय द टीचर, मतलब टीचर के द्वारा नहीं बल्कि एक बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए आकलन। कौन सा आंसर सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा आपको लगा होगा ऑप्शन नंबर 2, आकलन शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या करेंगे, अंतर्निहित कर देंगे, मतलब इनबिल्ट प्रोसेस होगा, आप कभी भी वहाँ पे ले सकते हैं पढ़ाते समय, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, है ना, क्रिएटिविटी से कौन सा जो है वो संबंधित है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट अभिसारी चिंतन, या फिर इमोशनल थिंकिंग, या फिर इगोइस्टिक थिंकिंग। तो कौन सा आंसर होगा, सृजनात्मकता से एक ही संबंधित है आपका अपसारी चिंतन, डाइवर्स थिंकिंग, जब तक आप डाइवर्स नहीं सोचेंगे कुछ सृजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रेन वुड वाइगोत्स्की एग्री विथ, कौन से ऑप्शन से वाइगोत्स्की जो है सहमत हैं। चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विथ पीयर एंड एडल्ट्स, मतलब बच्चे जो होते हैं समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। या फिर चिल्ड्रन लर्न्स व्हेन दे आर ऑफर्ड लिक्रेटिव रिवार्ड्स, जब उसको आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा तब सीखता है। या फिर चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सप्लेनेशन ऑन एनिमल्स, मतलब पशुओं पर जब प्रयोगशाला की जाए तब बच्चे के चिंतन को समझा जा सकता है। या फिर चिल्ड्रन आर बॉर्न इविल एंड नीड टू बी कंट्रोल थ्रू पनिशमेंट, मतलब बच्चे जो है जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड दे करके नियंत्रित किया जाना चाहिए, जो कि बहुत ही तानाशाही हो गया है ना, ये आपका बिल्कुल अमानवीय है ना, गलत ऑप्शन है आपका, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका कहीं ना कहीं गलत है, आकर्षक पुरस्कार के द्वारा नहीं सीखता है, इंटरनली बच्चे सीखते हैं। और यहाँ पे वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा जाए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चिल्ड्रेन आर, बच्चे क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, हु यूज देयर ओन लॉजिक एंड एबिलिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम, ना बच्चे जो है जिज्ञासु होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत में खोजने का प्रयास करते हैं, तर्क और क्षमताओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन है, अडल्ट लाइक इन देयर थिंकिंग देयर इज अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन देयर थिंकिंग एज दे ग्रो अप, मतलब बच्चे जो होते हैं चिंतन में वयस्कों की भांति सोचते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होता है, ठीक बात है। नेक्स्ट है, रीते बर्तन के समान होते हैं, है ना, एक इम्पटी वेशल्स होता है बच्चा। या फिर अगला ऑप्शन है, निष्क्रिय जीव होते हैं, बच्चा निष्क्रिय जीव नहीं होता है, ऑप्शन गलत हो गया, बच्चा खाली वेशल्स भी नहीं होते हैं। और लास्ट मतलब रिक्त, यहाँ पे रिक्त होगा, ठीक। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि, ठीक बात बोल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो बोल रहा है कि जिज्ञासु होते हैं बच्चे, वे अपने
चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे आत्मकेंद्रित होकर के अपने ही तर्क और क्षमता का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दो ऑप्शन जो बोल रहा है आपका, ये भी आपका कहीं ना कहीं सही है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आंसर इसको हम 1 नंबर को हम बेटर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस एरर इज करेक्ट, है ना। बच्चे की त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य कह रहा है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, या फिर बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है, एक पार्ट है, या फिर बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य होते हैं, है ना, जब टीचर जो है लैनियंट होता है और डज नॉट पनिश देम देयर मिस्टेक, मतलब उनको दंड करने पर जब उनको दंड नहीं देते हैं तब बच्चा गलती करता है, या फिर चिल्ड्रंस एरर आर इनसिग्निफिकेंट फॉर टीचर एंड सी शुड जस्ट स्ट्राइक आउट द मिस्टेक एंड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम, मतलब बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उन्हें चाहिए कि उसे काट दें और उन पर ध्यान ना दें, मतलब ऐसी बात ना करें बिल्कुल भी कि आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे। ये सब ऑप्शन आपका नेगेटिव है। नेक्स्ट है आपका, ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का क्या है, एक अंग है। बच्चे जब गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, है ना, एक अंग के रूप में उसको देखना चाहिए त्रुटियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, अ टीचर नीड्स टू इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड, टू डू दिस द टीचर शुड, मतलब अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, कड़े नियम बनाएगा, बिल्कुल नहीं, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को तिरस्कार करेगा और ताकि उन्हें अनुभव हो कि उन्हें अधिक कठिन परिश्रम करना होता है, बिल्कुल गलत बात है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों और उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, मतलब ऐसा बच्चा जो कि बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता है, अच्छे घर मतलब अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करता है, रिच बैकग्राउंड से, उसको प्रेजेंट करेंगे रोल मॉडल के रूप में, या फिर अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विभिन्न मतों को क्या करें, प्रोत्साहित करें। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, डाइवर्स ओपिनियन जो है उसको क्या करना चाहिए, शिक्षक को इनकरेज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो है ना, अपने आप को जो है स्वीकृत और सम्मानित समझेंगे सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन इन अ क्वाइट रूम whereas Madan likes to study in a group with his friends, है ना। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर, सुरेश जो है शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है, जबकि मदन जो है क्या है, मित्रों के साथ, है ना, ग्रुप में जो है पढ़ लेता है, पढ़ना पसंद करता है। तो ये किसके कारण हो रहा है, क्या उसके वैल्यूज़ में अंतर है, एटीट्यूड में अंतर है, अभिक्षमता में, या फिर अधिगम शैली में दोनों का डिफरेंसेस है, या फिर लेवल्स ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, दोनों के लर्निंग स्टाइल जो है ना उसमें क्या है, डिफरेंसेस है, तो लर्निंग स्टाइल इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23 नंबर है, इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ linguistic diversity in this context, which one of the following is appropriate about multilingual classroom at primary level for class, स्पेशली है ऑप्शन मतलब क्लास 1 और 2 के लिए, है ना। तो प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन है, चूँकि हमारा देश क्या है, विभिन्न मतलब भाषिक विभिन्नता वाला देश है, ठीक। तो इसका ऑप्शन ढूंढिए आप। पहला नंबर ऑप्शन बोल रहा है विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंड देना चाहिए, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को क्या करें, प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि जो बच्चे मातृभाषा का उपयोग करेंगे उसकी उपेक्षा करेंगे, भी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन गलत है आपका। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, शिक्षक को सभी भाषाओं का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को क्या करें, इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, प्रकृति पोषण वाद विवाद, है ना। प्रकृति पोषण जो आपका डिबेट है ना, इसमें प्रकृति से क्या मतलब है ना, नेचर का मतलब पूछा जा रहा है। प्रकृति पोषण वाद विवाद में नेचर का क्या मतलब होता है, हमारे आसपास का वातावरण होता है, या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, या फिर टेम्परामेंट है ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की एक मूल वृत्ति है, या फिर कम्प्लेक्स फोकस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, मतलब भौतिक एवं सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को पता है नेचर वर्सेस नर्चर, है ना, नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर, प्रकृति और पोषण, है ना। तो प्रकृति मतलब क्या हुआ आपका, हेरिडिटी से रिलेटेड है, हेरिडिटी से रिलेटेड है, ये आपका क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना। प्रकृति मतलब नेचर, है ना, हेरिडिटी से रिलेटेड है, पोषण मतलब नर्चर, है ना, ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है प्रकृति के बारे में, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम सूचनाएं, हेरिडिटी है, बायोलॉजिकल गिवेंस,
और द हेरिडिटिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा, मास मीडिया इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। जनसंचार माध्यम जो है सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहा है, तो कौन सा सबसे उपयुक्त है? संचार माध्यम पदार्थ के मतलब विज्ञापन और सक्रिय के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है, या फिर सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जा सकता है? केवल लगा हुआ है, ऑप्शन क्या हो गया? नेगेटिव। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति मूल्य और विश्वासों को क्या करता है? प्रभावित करता है। या फिर बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकता है, और ऑप्शन 2 में आपका केवल आ गया है, इसलिए आपका गलती हो गया। ओनली वाला ऑप्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। और यहाँ पे विज्ञापन और इसके लिए सिर्फ अक्षय ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3, बच्चे के अभिवृत्ति मूल्य और क्या करता है? विश्वासों को भी प्रभावित करता है आपका मास मीडिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर क्या हो, इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हाउ चिल्ड्रन लर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट इन दिस स्टेटमेंट। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, है ना, इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? फिर से पूछ रहा है नहीं के बारे में, तो आपको ढूंढना है निगेटिव ऑप्शन। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, देखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ठीक बात है, जब वो कॉग्निटिवली रेडी होगा तभी बच्चा लर्न कर पाएगा। या फिर बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं ना, नंबर ऑफ वेज होता है सीखने का। या फिर बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, मतलब वो नेचुरली जो है मोटिवेट होते हैं, इसलिए बच्चे सीखते हैं। तो कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है आपका? ठीक बात है कि बच्चे नेचुरली रूप से मोटिवेट होकर के सीखते हैं, बच्चे अनेक प्रकार से भी सीखते हैं, जब तब सीखेंगे जब वो संज्ञानात्मक रूप से, लेकिन केवल कक्षा में सीखते हैं। ओनली लगा हुआ है, क्या है? नेगेटिव ऑप्शन है। तो आपको ऑप्शन मिल गया, सही आंसर मिल गया आपका। 26 का क्या हो गया? 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज शुड अ प्राइमरी स्कूल टीचर अडॉप्ट टू मोटिवेट हर स्टूडेंट्स। मतलब प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को भी प्रेरित करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे बेहतर है? पहला है इनकरेज कॉम्पिटिशन फॉर मार्क्स एमंगस्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने की स्पर्धा को प्रोत्साहित कर देंगे। या फिर यूज इंसेंटिव रिवार्ड्स पनिशमेंट टू मोटिवेट फैक्टर्स फॉर ईच एक्टिविटी, मतलब प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक के रूप में आप प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करेंगे। या फिर हेल्प चिल्ड्रन सेट गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट एंड सपोर्ट देम टू वर्किंग टुवर्ड्स द सेम, मतलब जो है उनकी रुचियों के अनुसार आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें पाने में क्या करेंगे? आप सहायता करेंगे। या फिर सेट स्टैंडर्ड गोल्स फॉर द एंटायर क्लास, मतलब एक ही मानक लक्ष्य जो है पूरी कक्षा के लिए क्या कर देंगे? आप डिसाइड कर देंगे और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो कौन सा रणनीति सबसे बेहतर है? आपको लग रहा होगा नेगेटिव ऑप्शन है। इसके अलावा बच्चों की रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारण, आंसर सही आंसर कौन सा होगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बच्चों में रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारण करने और उन्हें पाने में क्या करना चाहिए? सहायता करना चाहिए। ठीक, कंपटीशन वाला ऑप्शन आपका उतना अच्छा नहीं होता है, ये भी आपका उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा सोशलाइजेशन का एक प्रमुख कारक है? सोशलाइजेशन का एक प्रमुख कारक पूछा जा रहा है ना। तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? तो ध्यान देंगे प्राइमरी एजेंसी सिर्फ एक ही है, परिवार आपका इसमें से। ठीक, बाकी सभी आपका क्या है? सेकेंडरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, बच्चों के समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति हो सकता है ना, एक इफेक्टिव पेडागोजी स्ट्रेटजी हो सकता है। ग्रुप वर्क कैसे? इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, मतलब ग्रुप वर्क दे देने से बच्चे टीचर का जो काम है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो जाता है। या इट अलाउज सम चिल्ड्रन टू डोमिनेट द अदर, मतलब कि कुछ बच्चे को दूसरे बच्चे पर हावी होने का ये मौका देता है। या फिर चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस, मतलब एक दूसरे से बच्चे सीखते हैं, परस्पर सीखते हैं। या फिर चिल्ड्रन विल एबल टू डू देयर वर्क क्विकली, मतलब जल्दी से करने में समर्थ हो जाते हैं। क्या सही है? समूह कार्य देने से, मतलब बच्चों को अगर आप समूह कार्य ग्रुप वर्क करवाते हैं तो सबसे बेहतर आंसर कौन सा होगा? सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से क्या करते हैं? सीखते हैं, और परस्पर सहायता भी एक दूसरे की क्या करते हैं। ठीक है, अगर ये होगा तो जल्दी काम भी हो सकता है आपका, लेकिन बेटर क्या है आपका? 3rd नंबर ऑप्शन क्या है? सबसे बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका। अ चाइल्ड विथ नॉर्मल इंटेलिजेंस शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग लैंग्वेज, इट इंडिकेट्स दैट चाइल्ड इज सोज सिम्टम ऑफ। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा है, यदि भाषा को पढ़ने और समझने में उसको कठिनाई हो रहा है। किसमें कठिनाई हो रहा है? भाषा को पढ़ने एवं समझने में। तो ये संकेत करता है कि बच्चे किस चीज़ से ग्रसित है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया। आप सभी को पता है क्या होगा आंसर? डिसलेक्सिया पठन अक्षमता से संबंधित है, बच्चे को भाषा को पढ़ने और समझने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित होता है। कैलकुलिया में आपका गणितीय संबंधी प्रॉब्लम होता है। डिस्प्रैक्सिया में मोटर जो एक्टिविटीज़ है उसमें प्रॉब्लम होता है, मतलब बच्चे के हैंड्स और माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाता है, समन्वय ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है किसी चीज़ को होल्ड करने में, है ना, किसी भी वस्तु को होल्ड करने में परेशानी उनको होती है।
है ना, वस्तुओं को रखने में, है ना, उनसे बहुत सारी चीज़ें जो है हाथ से लुढ़क जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, डिस्प्रैक्सिया। ठीक, तीनों बात आपको समझ में आ गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था आपका सितंबर 2015 के जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन जो आपको पूछे गए थे, वो आपका ये रहा। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें फ्रेंड्स, चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।